की स्थिति में आ रही है। वाजपेयी जी, मैं एक और बात कहूंगा जी। इससे जो मुझे बड़ा खतरा नजर आ रहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है यूपी के अंदर, लेकिन भविष्य की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप यही सोचेगी कि जिस रास्ते पर वो लौटेंगे आपके पास फिर कुछ तकनीकी गड़बड़ी आई है, आपकी आवाज़ अटक गई है। और लेकिन समाजवादी पार्टी के नवेद साहब, ये सवाल है कि मौजूदा वक्त में 100 से ज़्यादा के रुझान आ गए हैं। मेरे ख्याल से उसकी रवानगी बहुत तेज है और बीजेपी की ही सीट आगे बढ़ रही है। आप लोग 20-21 सीट पर इस वक्त रुझान में आगे हैं और 106 सीटों के रुझान आ गए हैं, तो ये खतरे की घंटी है ना? नावेद सिद्दीकी साहब, तकनीकी गड़बड़ी है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। बसून मेरी जानकारी के अनुसार हाँ, अब तक 100 सीटों को क्रॉस कर गए हैं रुझान में। ये बैलेट का रुझान है, इसलिए अभी ये बदल सकता है। और अगर इस 100 सीटों के रुझान को आप देखिए तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है जी। तो सारे गठबंधनों की और सारी चीज़ों का को दरकिनार कर देता है ये, अगर ये रुझान आगे भी चलता रहता है तो। नहीं तो संजय, ये बैलेट के रुझान और इसके बाद जो ईवीएम खुलना शुरू होगा, उसकी जो नंबरिंग काउंटिंग जो होगी, दोनों में कितना बड़ा अंतर होता है? अंतर से मेरा मतलब है उस राजनीतिक मिजाज को लेकर। इसमें फ़र्क क्यों आता है, हमें ये समझना चाहिए। फ़र्क इसलिए आता है क्योंकि अलग अलग पार्टियों का जो जनाधार है वो थोड़ा अलग अलग होता है। और हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि पोस्टल बैलेट, कौन से लोग हैं, कौन से मतदाता हैं जिनको पोस्टल बैलेट डालने की जिनके पास पोस्टल बैलेट डालते हैं, ये वो मतदाता हैं जिनका रुझान आज से नहीं, परंपरागत तौर से बीजेपी के साथ रहे हैं। इसी के लिए ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है कि पोस्टल बैलेट में अगर बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त बना रही है। जब ईवीएम्स खुलते हैं उसमें तमाम तरह के मतदाता होते हैं, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के मतदाता होते हैं, और जब वो खुलेगा तो ये इवन आउट होने की संभावना इसकी बढ़ेगी। लेकिन इतना ज्यादा, जबकि 76 और 22 है और 8 है, मैंने तो आप कहा क्या समझते इवन हैं? आउट होने की संभावना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये उलट जाएगा। बार बार हमें बिहार का जिक्र नहीं करना चाहिए कि वो उलट जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी उम्मीद है कि ये इवन आउट होगा, ये दोनों का फासला जो है वो और कम होगा। डल्ली जी, हम लेकिन लोगों ने बढ़त- इसी स्टूडियो में बिहार का देखा था, वो एकदम से उलट गया था क्योंकि केसी त्यागी तक एकदम से बैक कर गए थे जब बैलेट रिजल्ट्स आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे जेडीयू आउट हो गई है, लेकिन गठबंधन आउट हो गया है। लेकिन उसके बाद जब ईवीएम खुले थे तो संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, परिणाम अलग थे। अब आज क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, ना हम कर रहे हैं। और यूपी और बिहार में बहुत फर्क भी है। चुनाव जिस तरह लड़ा गया, जो इश्यूज थे, जिस तरह का मोबिलाइजेशन था, जिस तरह का नेतृत्व था, नीतीश जरा कुमार हरीश रावत जी को सुन लेते हैं, वो कुछ कह रहे हैं जी। और हम उबर करके ही नहीं आएंगे, बल्कि एक अच्छी सरकार देंगे, मजबूत सरकार देंगे। अच्छी सरकार देंगे, इस बात का जिक्र हो चला है। संजय पुगले जी जरा बैठिए, इस पे हमें जरा एक चीज़ बताइए कि हरीश रावत पे ही पूरा केंद्रित उत्तराखंड चुनाव है और इस वक्त बीजेपी 12 सीट पर आगे चल रही है और कांग्रेस 4 सीट पर आगे चल रही है। ये एक स्थिति है उत्तराखंड को लेकर। तो क्या ये माना जाए कि जो इशू बनाया गया था कि एक चुनी हुई सरकार को बीजेपी डिगा रही है, इसी को उन्होंने इशू बनाया था? राहुल गांधी भी कहते तो इसी बात का जिक्र कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि चुनाव के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल, जिससे राशिद साहब दुखी हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन यही सारी चीज़ें मैटर करने लगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा कि ये किस तरीके से कोर्ट का इस्तेमाल हुआ या वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई, उस वजह से कोई बीजेपी को पनिश कर दिया जाए। ये चुनाव में वोट डालने के लिए कोई डिसाइसिव या डिटरमाइनिंग फैक्टर मतदाता के दिमाग में नहीं था, अगर ये नंबर हमारे सही हैं तो। और हरीश रावत के पास दरअसल आप देखें तो परफॉर्मेंस के तौर पर गिनाने को कोई बहुत ठोस काम रहा हो, एक जो पहचान बनती है, साइकिल दिया, लड़कियों को पढ़ने भेजा, एक जो स्टैंपिंग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। एक बात 1 मिनट हम जरा, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बन रही है। 93 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 133 सीट ही अभी रुझान के दृष्टि से आए हैं। कितना भी पलटे, कैसे भी पलटे, अगर इन स्थितियों को अगर हम परख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी तो बहुत पीछे छूट गई। मोदी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर है, नेता के तौर पर हैं, जिताने के तौर पर हैं, तो
अब यहाँ से आप शुरू एनालिसिस कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो इससे पता लगता है कि 2019 का जो चुनाव है उनके हाथ में अब आ गया है। अगर आप ये देखें कि जो 98 और 23 नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये नज़र आती है, और ये भाजपा की कमज़ोरी भी नज़र आएगी, कि मोदी इन्होंने ही इनको जिताया। आप ये अगर 1 मिनट ये बताएं कि और किसने जिताया। अगर यहाँ पर मोदी ना होते तो मुझे लगता है कि ताकत हो गई या बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई। मुझे लगता है कि बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। एक ऐसा ही वक्त था जबकि कांग्रेस में भी ऐसा ही था कि एक फैमिली आ गई या इंदिरा गांधी आ गई। तो ये लगता है मुझे कि मोदी जी पर सभी उनके कंधों पर सारा ये जो भार है उनके कंधों पर उन्होंने बड़ा बखूबी जो कामयाबी देता है। मुझे एक चीज बताइए आप लोग, जो किसी पार्टी को किसी विचारधारा को कामयाबी दे रहा है, आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये उस पार्टी के लिए ठीक नहीं है? देखिए, जो जिताए वो जो कामयाबी दे वो नेता है, वही पार्टी है, वही ठोक दी है बीजेपी ने 102 सीट पर वो आगे चल रही है। और ये पार्टी आज नेता का पर्यायवाची है। बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन बार बार हम बता दें कि 102 सीट पर 144 में से बीजेपी के हिसाब से जो रुझान है वो दरअसल उस एग्जिट पोल को ही कहीं ना कहीं परिवर्तित करते हो। इसलिए एक उत्साह उल्लास बीजेपी के भीतर। लेकिन जिस सवाल का जिक्र उमेश जी आप भी कर गए कि जो जिताता है वही मायने करता है, और ये जो नलिनी जी कह रही हैं कि एक वक्त इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया हो गया था, ये एक नया खतरा है। लेकिन हम एक इसके आगे की स्थिति शेखर जी आपसे जानना चाहते हैं, क्या भारत की राजनीति अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म की दिशा में जा रही है? वो मैं कहना नहीं, व्यक्ति होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा रही। ये बात हम लोग हर चुनाव से पहले करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जा रही। लेकिन पूरी दुनिया में लीडरशिप, चाहे वो किसी कॉरपोरेट कंपनी की हो, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो देश की हो, एक ही लीडर होता है। और अगर मोदी आज लीडर है, आपने अभी कपिल मिश्रा को सुना, वो एक नए जननायक का उदय बता रहे थे, तो अल्टीमेटली तो एक ही लीडर होगा ना जिसके पीछे सब चलेंगे। अगर 100 लीडर होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर आप पहले भी देखें, जब एक समय था जब मोरारजी देसाई थे, जब निजलिंगप्पा थे, जब सुनीत कुमार चाटुर्या थे, ब्रह्मानंद रेड्डी थे, ललित मिश्रा थे, जब गोविंद वल्लभ पंत थे, तब भी देश का एक लीडर था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए जब बहुत नवरत्न हो तब भी एक ही लीडर होता है। अब दुर्भाग्य से नवरत्नों का समय चला गया। बीजेपी ने अपने आप का कांग्रेसीकरण किया नहीं था। क्या ये कांग्रेसीकरण है? इसे इस परिभाषा को भी बदलना पड़ेगा। ये कांग्रेसीकरण कैसे है? तो फिर तो कांग्रेसीकरण केजरीवाल की पार्टी का भी है। अगर यही बात है तो कांग्रेसीकरण केजरीवाल का भी है। क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर मुझे लगता है प्रसून कि हम इसको अति सरलीकृत भाषा में पेश करते हैं कांग्रेस कहकर। मुझे लगता है कि राजनीति का और नेतृत्व का सिद्धांत ही यही है कि एक नेता होता है। आप अगर इतिहास उठाकर देखिए, नेता 50 नहीं होते। एक बात पीछे ऐड ये करनी है कि अगर ये रिजल्ट ही कायम रहते हैं तो 2014 की विक्ट्री के बाद मोदी जी का एक अब दूसरा नया स्ट्रॉन्ग मैन वाला आप नया अवतार देखेंगे, क्योंकि ये जीत डीमोनेटाइजेशन के बैकड्रॉप पर हुई है। बिल्कुल, यानी एक जो बिल्कुल हजम न होने वाली चीज को हजम करवाया गया और पब्लिक उनका साथ अगर इस पैमाने पर दे रही है तो ये पॉलिटिक्स में 2014 से बड़ा चेंज शायद आज हम देखने जा रहे हैं। ऋतु जी, हम यही सवाल कर रहे थे। पार्लियामेंट के भीतर मायावती ने डीमोनेटाइजेशन को लेकर, नोटबंदी को लेकर बहुत एग्रेसिवली और गरीबों का जिक्र किया था। उसी गरीबों का, जिस गरीब का जिक्र मोदी लगातार करते रहते हैं। सवाल ये है, क्या इशू समझ नहीं पाई जनता के जहन में जो इशू थे? अगर ये इस अक्स में देखें तो मायावती जिक्र तो कर रही थी, लेकिन आपके साथ कोई है नहीं सर, सच बात है। लेकिन नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा था जिसमें गरीबों को वाकई नुकसान हुआ। रोजगार आप देख लीजिए, सभी को हुआ। ओके, लेकिन यही सैडिज्म जो था फायदेमंद भी हो गया किसी के लिए। नहीं, कैसे फायदेमंद हुआ? लोगों की शायद अभी समझ में नहीं आया है। आप समझा नहीं सके क्या? नहीं, समझा नहीं सके। आप बताइए, क्या मीडिया ने नहीं समझाया? सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती की राजनीति पुरानी पड़ गई है? जो जिस स्टाइल की वो राजनीति करती है, पीढ़ी बदल गई है उसके बाद से। जब वो मुख्यमंत्री बनी थी उसके बाद पैदा हुआ बच्चा वोटर है। तो ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ एक आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि नई तरह की राजनीति की जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चेंज तो हमेशा हर इंसान चाहता है,
चाहे कोई भी राजनीति होगी, आज मोदी जी की राजनीति देख लीजिए, कांग्रेस की राजनीति थी, ये मतलब किसी भी पार्टी की राजनीति थी, चेंज हमेशा होता रहता है और चेंज आदमी चाहता भी है। लेकिन जो आज लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, अब मोदी जी ने क्या करा, उनके पास अपना वजूद क्या था? उन्होंने दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़ा, जो जीतने वाले उनके कैंडिडेट थे उनको लालच से तोड़ा, अपनी पार्टी में लाया। इनका अपना वजूद क्या था? इनके पास आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं था। और नोटबंदी एक ऐसा मामला है, अभी लोगों को, क्या आपको आज भी लगता है कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो बराबर हो गई है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को नहीं लगता है। लेकिन एक बात बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब आरोप लगाते हैं मायावती पर, और मायावती की जो तस्वीर हम लोग दिखाते हैं जब नोटों की माला वो पहन रही है, तो सवाल यही है कि गरीब की बात करते हुए इन बातों का फिर क्या महत्व रह जाता है? नहीं, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, फिर भी जेट उसमें क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं। वो बताइए ना, लाखों रुपए के कपड़े मतलब पहनते आपका मानना सारी नहीं, पहनते नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता, बहन जी खुद तो अपनी नोटों की माला नहीं पहनती। अगर कार्यकर्ता कोई भी उनको एक माला पहनाता है तो इसमें कौन सी गलती? क्या एक दलित महिला है, क्या उनको ये सम्मान देना उनके लोगों का क्या बुरा है? आप बताइए मुझे। नहीं, हम खाली यही कह रहे हैं कि एक असमानता राजनीतिक दलों की अपने कार्यकर्ता और अपने वोटरों को लेकर भी। बहन जी से डर क्यों लगता है? मतलब इस पार्टी से डर क्यों लगता है? इसको क्यों नहीं चाहती? कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है कि ये जो मेरा वोट बैंक था खिसक चुका है इनकी वजह से। आप पे गुस्सा बहुत है इस बात को लेकर, लेकिन बावजूद इसके रुझानों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। और रुझान ओवरऑल किस रूप में, कैसे कैसे आ रहे हैं, न्यूज रूम में जरा चलते हैं। 200 में 130 को बीजेपी। अंजना जी, प्रसून, बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर सत्ता का रंग बदलता हुआ दिख रहा है और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे आजतक.in पर कैसे वो इसे एक्सेस करते हैं। जब जब रिफ्रेश कीजिए प्रसून, रंग बदलता चला जाता है। और वही हम आपको दिखा रहे हैं, ये अगर पूरी असेंबली है तो ये देखिए, ये जो सैफरन रंग आप देख रहे हैं, भगवा रंग, ये बीजेपी की सीटें हैं जिस पर 129 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन इससे भी दिलचस्प जो अगला मैप है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं प्रसून, क्योंकि ये देखिए, इसको रिफ्रेश कीजिए तब सबसे दिलचस्प तस्वीर आती है, क्योंकि यहां पर फिर आपको तमाम जो अलग अलग सीट है उसमें एक एक सीट का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखा आपने प्रसून कैसे यहां पर जो रंग है वो सैफरन कलर, सबसे ज्यादा बीजेपी की सीटें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के हिसाब से आगे चल रही है बीजेपी। और इसीलिए इसमें लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चाहे आप यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल या बीच में या बुंदेलखंड की कोई भी सीट पर जाएंगे तो एक एक सीट की आपको खबर मिलेगी। सबसे पहले मैं मऊ लिए चल रही हूँ अपने दर्शकों को, तो यहाँ पर देखिए प्रसून, मऊ में मुख्तार अंसारी आगे चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी वही डॉन कह लीजिए, रॉबिन हुड कह लीजिए, जो भी कहिए, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है, एसपी में नहीं गए, बीएसपी में आखिर में टिकट मिला, अपने बेटे और भाई के साथ वहां पर चले गए। लेकिन इसी के बगल में अगर घोसी सीट पर चले जाते हैं प्रसून, तो यहां पर उन्हीं के बेटे अब्बास अंसारी के लिए बुरी खबर आ रही है, क्योंकि फागू चौहान जो बीजेपी के हैं वो आगे चल रहे हैं और अब्बास अंसारी पीछे चल रहे हैं। तो ये घोसी सीट का हमने आपको नजारा दिखा दिया है। ऐसे ही अलग अलग मोहम्मदाबाद, जहां से उनके भाई सिबगातुल्ला चुनावी मैदान में है, वहां पर देखिए ये अगली सीट जहां पर हम दिखा रहे हैं आपको गोहाना में, यहां पर एससी के लिए ये सीट रिजर्व्ड है। राजेंद्र आगे चल रहे हैं। वापस अगर पूरे मैप पर ले चले के और एक नज़ारा जल्दी से इस इलाके का दिखा दे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर शामली से लेकर तमाम जगहों पर, कायराना पर सबकी नज़र थी। एक वक्त पर हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, ऐसे मुद्दे उठाए गए थे, हालांकि वो पीछे चला गया था। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंगली प्रसून, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है कैराना सीट पर। तो ये हमने आपको दिखा दिया नज़ारा वहाँ का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और इसी के साथ एक बार अगर हम आपको शामली का नज़ारा दिखा दें तो यहाँ पे ज़रूर तेजेंद्र निर्वाल जो है बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट कई, हालांकि वहाँ पर दिलचस्प अंदाज में। बीच में एक बार जल्दी से अगर एक दो जगह आपको दिखा दें तो कुछ जगह हम आपको यहाँ पर बीच के उत्तर प्रदेश में दिखा देते हैं, जिसमें जो सीट का ट्रेंड है वो समझ में आ जाएगा। ये देखिए उन्नाव हम आपको दिखाते हैं। पंकज गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। तमाम अन्य लोग जो हैं, बीएसपी तो बहुत ही नीचे, इंडिपेंडेंट कुछ हैं जो उनके साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अगर यहाँ के हिस्से में आ जाए तो ये चरखारी और ये पूरा नीचे का जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहाँ पर एक सीट पर बृजभूषण राजपूत जो गुड्डू भैया के नाम से जाने जाते हैं, वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ नज़ारा है जिसमें आजतक.in पर लॉग करके
बार बार रिफ्रेश करके, क्योंकि इस एक एक रिफ्रेश के साथ नजारा भी बदल रहा है प्रसून, और रंग भी सत्ता का उत्तर प्रदेश में। प्रसून, चलिए आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको लगता है जो स्थिति है सबसे बुरी गत बीएसपी की हो रही है। ऋतु जी, आप बार बार कह रही हैं हम जाना चाहते हैं और हम आपको रोक रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इतनी बुरी स्थिति बीएसपी की कभी, ये बहुत शुरुआती रुझान है, फिर हम एक बता दें आपको, लेकिन फिर भी हम लोग को अब ये समझना होगा कि 1 घंटा हो चला है और अगर बीएसपी की ये स्थिति है 203 सीट में से सिर्फ 21 और दूसरी तरफ बहुमत से सिर्फ 60-62 सीट की दूरी पर बीजेपी खड़ी है, सिर्फ अपने बूते। बहुत बड़ी चूक है, बिहार से नहीं समझ पाए आप लोग, वहाँ महागठबंधन हो गया, यहाँ आप लोग अड़े रहे और अब भी अड़े हुए हैं। सर अभी तो शुरुआत है, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। शुरुआत ऐसे हार तो नहीं मानने वाली, मैं तो नहीं मानने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता है ऐसा। अभी बॉक्सेस खुलेंगे तब पता चलेगा। कविता भी वाजपेयी जी की है, हार नहीं मानूंगा। हार नहीं। अभी तक का जो रुझान है प्रसून, इसमें 2 चीज़ें हैं। 67% वोट्स पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि जीतने के लिए कुल 42% चाहिए उनको। बिल्कुल, अभी तक का जो रुझान है ये बदल सकता है। दूसरी बात के लिए तो शेखर जी, जीतने के लिए तो सिर्फ अगर आपके पास 35-37% वोट आ जाएंगे तो आप आंधी ला सकते हैं। तो 67% वोट तो मतलब इस समय तक का जो रुझान आज तक के इतिहास में किसी पार्टी को किसी राज्य में किसी चुनाव में इतने वोट जी। अच्छा, दूसरी बात ये इस बात का संकेत देता है जी, ये शुरुआती रुझान भ्रमित करने वाले हैं, भ्रमित करने वाले। अच्छा, दूसरी बात, जो रुझान की बात कर रहा हूँ, जी, दोनों मिला के समाज गठबंधन और बीजेपी के आधे से 3 सीट कम है जितने पर बीजेपी आगे चले। लिटरली अगर हमको लग रहा है अनिल जैन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, शकील साहब भी जुड़ चुके हैं, लेकिन अनिल जैन जी, उत्तर प्रदेश के रुझान, इन वोटों को आधा जो एक आंधी है, सुनामी है, जो कहिए शुरुआती रुझान सही, लेकिन इतनी उम्मीद थी, अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के साथ तो 300 पार की स्थिति आ जाएगी। प्रसून जी, शुरुआत से ही आपने अगर देखा होगा, अमित भाई का इंटरव्यू भी सुना होगा, बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी आपने वक्तव्य सुना होगा, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात में कॉन्फिडेंट थी कि हम 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और बीच में जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ा, लोगों ने बीच में डिप दिखाई। मुझे लगता है कि जो हमारी रणनीति थी कि पहले 2 चरण में हम बहुत ज़्यादा चुनाव को अपनी तरफ से आगे बढ़ाएं, वैसा नहीं था, और तीसरे चरण से 7वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव प्रचार में भी और चुनाव को उठाने में आगे रही। इसके कारण से हम लोगों को जो हमारी रणनीति थी, मुझे लगता है कि वो रणनीति काम आई है और इसमें हम 2/3 बहुमत से आगे निकलने वाले हैं, ये ऐसा लगता है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव क्या कह रहे हैं? जरा उन्हें बार बार पूछा अगर और मगर, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, उस बात पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर कहा कि हम रिमोट से सरकार नहीं चलने देंगे, और इस बात पे समाजवादी पार्टी आज भी कायम है। रिमोट से सरकार नहीं चलने देंगे, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार बनाएगी। लेकिन सर ये भी तो कहा रवि में तो बस ठीक है। ये 2012 में भी पोस्टल बैलेट, भाई 2012 में भी पोस्टल बैलेट के जो रुझान आए थे, बीजेपी की दफ्तर में मिठाइयां बढ़ चुकी थी, और जो 2012 में हुआ वही 2017 में दोहराएंगे हम। समाज अभी भी कह रहे हैं और अभी भी उनको भरोसा है, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं, मतलब उनको भरोसा है, हंग असेंबली अगर होती है, उनको लग रहा है ऐसा, तो वो मायावती साथ आ जाएंगे। आप नहीं? मुझे तो नहीं लगता है। आप? अच्छा, बिल्कुल नहीं। आप प्रसून, अगर हमें लगता है तुलना हम अगर बार बार बिहार की कर रहे थे, लेकिन अभी एक अच्छी बात आई, 2012 की जब काउंटिंग हो रही थी, उस समय हमें याद करना चाहिए, उस समय भी बिल्कुल ऐसे ही शुरुआती रुझान थे। और धर्मेंद्र ये बात अभी कह रहे हैं। हाँ, वही मैंने वही क्या होगा, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से 150 सीट पर आगे अगर बीजेपी चल रही है 218 में से। शकील साहब, अब फिर वही शुरुआती रुझान है, लेकिन बावजूद इसके, शुरुआती रुझान के बावजूद लगता नहीं है कांग्रेस से कहीं बहुत बड़ी चूक हुई यूपी को लेकर। जो हम कर सकते थे हमने किया। ये बात सही है कि ये शुरुआती रुझान है, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में ये शुरुआती रुझान है। और जगहों पे वोट कुछ कम होता है तो उसको, उसके बारे में कुछ निश्चित रूप से कहा जाता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वोटरों की संख्या बहुत होती है, इसलिए अभी निश्चित रूप से कहना
मैं नहीं समझता हूं उचित है। लेकिन ये बात सही है कि शुरुआती रुझान में चाहे वो पोस्टल बैलेट्स हो चाहे और दूसरे बैलेट्स हो, क्लियर कट लगता है कि बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन आप बिहार याद कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि बिहार दोहराया जाए। बिहार में हमारा 3 पार्टियों का गठबंधन था, यहाँ 2 ही पार्टी का गठबंधन हुआ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बिहार दोहराया जाए। लेकिन बिहार के याद कीजिए कि इसी दिल्ली में जो अशोका रोड पे दफ्तर है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पटाखे छूटने लगे थे, वहां मिठाइयां बंटने लगी थी। उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर जब देहातों से शहरों से रिजल्ट थोड़ा ज्यादा पहले आता है, जो इंटीरियर इलाके हैं उससे रिजल्ट बाद में आता है, उसके बाद बिहार का नक्शा बदला। तो हम लोगों को कोई कंक्लूजन पे अभी नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे है उत्तर प्रदेश में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन शकील साहब, लगता है कि ऐसे मुद्दे जो आप लोग उठा रहे थे, खास तौर से नोटबंदी का मुद्दा हो, गरीबों की बात हो, किसानों का जिक्र कर रहे थे, जिसको राहुल गांधी घूम घूम के कह रहे थे, क्या मुद्दे भी कहीं आम लोगों से या आम वोटर से नहीं जुड़ पाए, कनेक्टिविटी नहीं हो पाई? जो आप लोग सोचते हैं वो नहीं सोचता है, और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भाषण में जिस तरीके से उठाया वो उससे जुड़ गया। नहीं, देखिए, हम लोगों ने किसानों के मुद्दे उठाए, नोटबंदी में जो तकलीफ हुई लोगों के वो उठाए। लगभग 150 लोगों के आसपास एटीएम और बैंकों में लगे हुए लोगों की मृत्यु हो गई। 46 के आसपास बैंक कर्मियों की मृत्यु हो गई। कारोबार बंद हो गया, लगभग 3 करोड़ लोग देश में बेरोजगार हो गए। यही मुद्दे होते हैं चुनाव के। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कब्रिस्तान का मामला उठाया, शमशान का मामला उठाया, ईद की गलत बात करके ईद का मुद्दा और दिवाली के बिजली का मुद्दा उठाया। तो जो लोगों के कंसर्न थे वो मुद्दा हम लोगों ने उठाया। वोट अलग अलग कारणों से होता है। वोट हम जानते हैं हमारे समाज में जात, हमारे समाज में धर्म एक अस्थाई चीज है। वो जाते जाते थोड़ा समय लगेगा। कभी कभी लोग उन मुद्दों पर भी वोट देते हैं। स्थानीय मुद्दे होते हैं, कैंडिडेट का क्या मामला है उस पर है, हमारे कैडर एक दूसरे से मिल पाए या नहीं मिल पाए, इन सब का विश्लेषण जब पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बिहार में भी इसी तरह विश्लेषण शुरू हो गया था और 1 घंटे के अंदर जब देहात से रिजल्ट आने लगा, इंटीरियर इलाकों से आने लगा, तो 1 घंटे के अंदर अंदर पिक्चर तस्वीर बदल गई थी। इसलिए हमको वेट करना चाहिए। पंजाब छोटा राज्य है, उत्तराखंड छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और बहुत इंटीरियर ऐसे इलाके हैं जहां से कम्युनिकेशन आते आते थोड़ा वक्त लगता है। ओके, हम इस पे 1 मिनट आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आशुतोष भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जो 44 सीटों के रुझान है उसमें कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है, अकाली 8 सीटों पर आगे चल रही है। तो क्या ये शुरुआती रुझान को आप मान्यता देने की स्थिति में हैं कि अगर ये स्थिति बनती है तो फिर तो ब्रेक लग गई आम आदमी पार्टी के आगे बढ़ने पर? देखिए प्रसून जी, जैसा कि आपने खुद कहा है कि ये शुरुआती रुझान है और जी बोलिए। जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, अगर ये शुरुआती रुझान है तो इनके आधार पर किसी तरीके का अभी निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत होगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और हमारी वहां पे सरकार बनेगी। मुझे इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। जहां तक अभी के जो रुझान आप दिखा रहे हैं, इन रुझानों के आधार पर निश्चित तौर पर कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन शुरुआती रुझान और अंतिम निष्कर्ष और अंतिम नतीजों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे अभी भी इस बात का भरोसा है और मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह मुझे लगता नहीं है। लेकिन ये लग नहीं रहा है कहीं अति उत्साह में जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, सीएम के घर के बाहर नारे लग रहे हैं, तो ये सारी चीजें लगता नहीं अति उत्साह है? मैं फिर कह रहा हूं कि आप अभी किसी निष्कर्ष पे मत जंप करिए। अभी बमुश्किलन 2 या 3 राउंड की पोलिंग की काउंटिंग हुई होगी, जिसमें से पोस्टल बैलेट शुरुआत में काफी होंगे। अभी काफी राउंड की काउंटिंग होने वाली है और कई बार ये देखा गया है कि जो शुरुआती रुझान होते हैं वो पूरी तरीके से पलट जाते हैं। आपने बिहार के अंदर भी देखा, सारे टीवी चैनल्स ने 9:30 बजे के आसपास ये प्रोनाउंस कर दिया कि वहां पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है और बाद में नतीजे क्या है सबको मालूम है। मैं फिर ये कहता हूं कि इस शुरुआती रुझान के आधार पर कोई
निष्कर्ष निकालना बहुत ही जल्दबाजी होगी। नतीजे अलग होते हैं, रुझान बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा और सारे लोगों को भी। नहीं बिल्कुल सही है ये रुझान, और फाइनली जो आएंगे रिजल्ट वो इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक तस्वीर जो हम आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं, ये लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर के बाहर का जश्न है। 177 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है 248 में से, और ये संकेत बहुत साफ है, इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी अगर जीत रही है तो फिर जश्न तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। सवाल होगा इस देश में जिस मिजाज के साथ प्रधानमंत्री मोदी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस को लगता है कि वो नहीं ठीक है। जैन साहब, क्या ये माना जाए कि मोदी की कनेक्टिविटी दरअसल उन लोगों को जुबा दे रही है जिन लोगों को लेकर संभ्रांत राजनीति चाहती है कि इन शब्दों का इस्तेमाल ना हो, कब्रिस्तान का ना हो या शमशान का ना हो, गधे का जिक्र ना हो, लेकिन हम करेंगे जिक्र क्योंकि एक बड़ा तबका हिंदुस्तान में जो हाशिए पर है उसके लिए ये जिंदगी है तो है। क्या ये लगता है कि कनेक्टिविटी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रही वो शानदार है? मोदी जी की कनेक्टिविटी तो निश्चित है, लेकिन जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया वैसे नहीं है। मोदी जी की कनेक्टिविटी, मोदी जी के कामों से जनता को विश्वास हुआ है। मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसमें गरीब जनता मोदी जी के साथ आया है। मोदी जी का जो परिश्रम है, लोगों ने राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से या पूरी राजनीति के दुनिया भर के परिप्रेक्ष्य में उस परिश्रम को लोगों ने सराहा है। मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लोगों ने लगाया है। और हमारे केंद्र के नेतृत्व ने, प्रदेश के हमारे केंद्र के नेतृत्व ने जिस प्रकार से रचना बनाई है, जिस प्रकार पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर आगे चले हैं, इस बात से ये परिणाम आए हैं। जो खाली एक लफ्ज को कहते थे, गधे की राजनीति की शुरुआत अखिलेश ने करी थी, मोदी जी ने निश्चित रूप से किसी का अपीजमेंट ना हो, किसी का तुष्टीकरण ना हो और सबका साथ सबका विकास हो, इसके कारण से शमशान और कब्रिस्तान की बात की। आज कब्रिस्तान पर अगर 800 करोड़ रुपया लगता है और शमशान पर 80 करोड़ लगता है, जबकि 80% आबादी शमशान वालों की है और 20% आबादी कब्रिस्तान वालों की है, तो पैसे के लगने का जी इतना बड़ा परिवर्तन है। अगर जनता के सामने इसको नहीं लाया जाए कि स्थिति क्या है, कैसे अपीजमेंट कर रहे हैं लोग, तो ये भी ठीक नहीं है। मोदी जी ने कनेक्ट किया है अपनी योजनाओं के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपने वाक कौशल से। नलिनी जी, हम इसमें एक सवाल हम जोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि जो संभ्रांत समाज है उसके भीतर बहुत सारे सवाल नहीं उठाए जाते हैं और कांग्रेस का एक अपना राजनीतिक मिजाज जो भी रहा है। लेकिन जैसे आप बस्तियों में देखती हैं ना, महिलाएं झगड़ती हैं तो खुले तौर पर झगड़ती हैं, और महिला एम्पावरमेंट अलग तरह की है। हम काम भी करते हैं, हम झगड़ा भी करेंगे, यहाँ पर पर्दे लगा दिए जाते हैं, मिडिल क्लास है इसमें। मोदी जब गरीब का जिक्र कर रहे हैं, हाशिए पर पड़े तबके का जिक्र कर रहे हैं, तो इस मिजाज के साथ कर रहे हैं कि हम भी वही हैं। और ये कनेक्टिविटी जो है, क्या आपको लगता है ये मायने रखती है? देखिए, बहुत मायने रखती है और मोदी कनेक्ट कर गए। और मुझे तो ये लगता है कि जो अब ये 195 आ गए पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब ये रिवर्स होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल भाजपा बहुत ही शानदार एक जीत की ओर बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुझे ये आपकी बात बहुत ज़्यादा पसंद आई कि देखिए, कनेक्टिविटी बनाने का एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है। मोदी जी अभी तो उनको 25 साल हो गए, या तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, या 20 साल तो हो ही गए, तो वो तो काफ़ी दूसरे माहौल में रहे हैं, वो तो अब आम आदमी के माहौल में नहीं रहे हैं। लेकिन मोदी ने ये कहा कि मैं बिल्कुल आप ही जैसा हूँ, और पब्लिक ने उसको स्वीकार लिया है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, और अगर आप देखें, अब देखेंगे कि उनके कदम क्या होते हैं आगे चलते चलते। राज्यसभा अब उनके हाथ में आ जाएगी, अब इनको कोई अड़चन नहीं रह जाएगी। अब ये देखना है कि जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं उसमें अब परिवर्तन, मुझे तो लगता है कि बहुत तेज़ी से वो करने की स्थिति में आ गए हैं। और पब्लिक को वो हमेशा बताते जाते हैं कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। उनको ये कोई खौफ नहीं है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, कि जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन अपने आप को नहीं बता सकते या डिफाइन नहीं कर सकते, वो अब क्या कहेंगे। मोदी जादुई आंकड़े के नजदीक शुरुआती रुझान में 197 सीट हो गए हैं। 202 सीट पर जादुई आंकड़ा होता है जो 403 सीट है। ये रिवर्स होना अब बिल्कुल ही संभव नहीं है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल चलेगा। कई जगह फर्स्ट राउंड पूरा हो गया है,
ये सिर्फ बैलेट का मामला नहीं है, इवन बदायूं की कुछ सीटों पर फर्स्ट राउंड पूरा हो गया है। तो इसको ये मान लेना कि अब ये रिवर्स कर जाएंगे, कम ज़्यादा हो सकता है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में मेरी अपनी जानकारी के तहत ये रुझान में कम से कम बहुमत पा गए, रुझान में।